हेलो दोस्तों, सीईओ हस्बैंड कहानी के आज लास्ट एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको यह कहानी बड़ी अच्छी लगी, आप लोग इसे शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कहानी कैसी लगी है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दीक्षा ने एकलव्य को चीफ डिजाइनर बना दिया था, लेकिन उसके दिमाग में वो 10 दिन चल रहे थे कि वो अपने आप को कैसे साबित करेगा। ये सुनते ही एकलव्य के चेहरे की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। लेकिन दीक्षा ने उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। दीक्षा ने अपना लैपटॉप एकलव्य की तरफ घुमा कर कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं एकलव्य, जिस दिन तुमने मुझे अपना पोर्टफोलियो दिया था, मुझे तुम्हारे वो डिजाइन इतने पसंद आए थे कि मैं कल ही उन्हें सीधे प्रोडक्शन टीम को भेज रही थी। तुम्हारे डिजाइन किए हुए गहने पहले से ही प्रोडक्शन में हैं। उसकी यह बात सुनकर एकलव्य की आंखें खुशी और आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या मेरी डिजाइन प्रोडक्शन में? तभी दीक्षा ने उत्साह से कहा, हाँ, हमारे कारीगर दिन रात उन डिजाइनर्स पर काम कर रहे हैं। सोने को ढाला जा रहा है, हीरो को तराशा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, अगले सिर्फ 3 दिन में तुम्हारे डिजाइन किए हुए सारे गहने हमारे सबसे बड़े एक्सक्लूसिव लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। ये रॉयल ओरा का अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन होगा, जिसे द इंटरनल ट्रूथ के नाम से बाजार में उतारेंगे। यह खबर एकलव्य के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जो डिजाइन उसने जेल की काल कोठरी और अपनी उदासी के दिनों में कागज पर उकेरे थे, वो अब हकीकत में बदलने वाले थे। उसका हुनर अब पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। अगले 3 दिन एकलव्य के लिए किसी कठोर तपस्या से कम नहीं थे। एक तरफ उसके दिमाग में रघुनाथ को दिए हुए 10 दिन के वचन की उल्टी गिनती चल रही थी, और दूसरी तरफ वो रॉयल ओरा की प्रोडक्शन फैक्ट्री में दिन रात एक कर रहा था। फैक्ट्री के अंदर का माहौल बहुत ही गर्म और शोर शराबे वाला था। भट्टियों में पिघलता हुआ सोना, हीरों को घिसने वाली मशीनों की तेज आवाजें, दर्जनों कारीगरों की भागदौड़। एकलव्य अपने कंधे की चोट को भूलकर हाथों में ग्लव्स पहने कारीगरों के बीच में खड़ा रहता था। वो खुद अपनी आंखों के सामने हर एक डिजाइन को हकीकत में ढलते हुए देख रहा था। एकलव्य एक बूढ़े कारीगर को बहुत ही प्यार और इज्जत से समझा कर बोला, अरे काका, इस नेकलेस का घुमाव यहाँ से थोड़ा और नाजुक होना चाहिए। डिजाइन में जो लचक है वो सोने में भी दिखनी चाहिए। कारीगर भी एकलव्य की इस लगन को देखकर हैरान थे। आमतौर पर बड़े डिजाइनर सिर्फ एसी कैबिन में बैठकर हुक्म चलाते थे, लेकिन यह डिजाइनर तो उनके साथ पसीना भी बहा रहा था। एकलव्य ने उन 3 दिनों में बमुश्किल कुछ ही घंटों की नींद ली होगी। फलक खुद फैक्ट्री में आकर उसे खाना खिलाती थी, उसके कंधों की ड्रेसिंग बदलती थी। देखते ही देखते वो 3 दिन हवा की तरह गुजर गए। लॉन्च से ठीक एक रात पहले, जब आखिरी डायमंड सेट की पॉलिश होकर एकलव्य के सामने मखमली ट्रे पर रखा गया, तो फैक्ट्री के सारे कारीगरों ने तालियां बजा दी। वो सेट इतना खूबसूरत, इतना राजसी और इतना नायाब था कि उसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। एकलव्य के हाथों से निकले वो डिजाइन अब सजीव हो चुके थे। दीक्षा ने जब उन गहनों को देखा तो वो खुशी से एकलव्य के गले लग गई। उसने खुशी में चहक कर कहा, वी हैव डन इट एकलव्य, ये कलेक्शन बाजार में तहलका मचा देगा। एकलव्य ने एक सुकून भरी सांस ली। उसकी पेशेवर जिंदगी एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी व्यक्तिगत जंग अभी भी बाकी थी। 7 दिन का समय अभी भी उसकी आंखों के सामने किसी खौफनाक टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहा था। इन 3 दिनों में जहां एकलव्य अपने डिजाइनों को पूरा कर रहा था, वहीं उधर फकलक ने अपनी पूरी ताकत, अपना सारा पैसा, अपने सबसे तेज दिमाग वाले आदमियों को सुभाष चौहान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगा दिया था। फलक जानती थी कि अगर एकलव्य अपना वादा नहीं पूरा कर पाया तो वह सच में उस रघुनाथ के सामने अपनी जान की बाजी लगा देगा, और ये ख्याल फलक की रूह को कपा देता था। उसने ठान लिया था कि वह पाताल से भी उस एक्सीडेंट के सबूत को ढूंढ कर लाएगी। मेहता मैंशन का स्टडी रूम अब एक वॉर रूम में बदल चुका था। फलक ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट डिटेक्टिव्स,
एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और साइबर हैकर्स की पूरी टीम को वहां पर बिठा दिया था। फलक ने चिल्लाकर कहा, मुझे उस रात के एक एक सेकंड की रिपोर्ट चाहिए। वो चौराहा जहां राहुल का एक्सीडेंट हुआ था, वहां कम से कम 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मुझे वो फुटेज चाहिए किसी भी कीमत पर। फलक रात के 2 बजे अपने हैकर्स पर चिल्ला रही थी। तभी एक हैकर ने अपना पसीना पोंछ कर कहा, मैम हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुभाष चौहान ने बड़ी सफाई से काम किया है। उसने पुलिस के सर्वर से वो डाटा डिलीट करवा दिया। हम डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फाइलें पूरी तरह से करप्ट कर दी गई है। उसकी यह बात सुनकर आगे से फलक ने गुस्से में पानी का गिलास दीवार पर मारकर कहा, तो उस पुलिस वाले को पकड़ कर लाओ जिसने वो केस लिया था। उसे पैसे दो, डराओ धमकाओ, कुछ भी करो, मुझे उसका कबूलनामा चाहिए। अगले दिन फलक की टीम ने उस इंस्पेक्टर को ढूंढ निकाला जिसने एकलव्य की झूठी एफआईआर लिखी थी। लेकिन वह इंस्पेक्टर भी सुभाष चौहान से इतना डरा हुआ था कि उसने मुंह खोलने से साफ इनकार कर दिया। चौहान ने उसे इतने पैसे खिला दिए कि वो अपनी नौकरी छोड़कर विदेश भागने की तैयारी में था। फलक ने उस रात की ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, राहगीर, यहाँ तक कि एकता के पुराने फोन रिकॉर्ड्स भी खंगाल मारे, लेकिन नतीजा सिफर। सुभाष चौहान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने शहर के हर सुराग को बड़ी बारीकी से और दौलत के दम पर बंद कर दिया था। जहां से उस एक्सीडेंट की सच्चाई बाहर आ सकती थी, उसने कोई भी सबूत ऐसा नहीं छोड़ा जिसे अदालत में पेश किया जा सके। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, फलक की घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। अब सिर्फ 6 दिन बचे थे और उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। रात के 3 बज रहे थे। मेहता मेंशन के वो रूम में फलक उदास और हताश होकर एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सारी दौलत, सारा रुतबा आज उसे बेमानी लग रहा था, क्योंकि वो अपने पति की जान बचाने के लिए एक छोटा सा सबूत भी नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। एकलव्य अंदर आया। वो अभी अभी फैक्ट्री से लौटा था। उसके कपड़ों पर धूल थी और आंखों में थकान। लेकिन जब उसने फलक को रोते हुए देखा तो उसकी सारी थकान गायब हो गई। और तुरंत फलक के पास आया और उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने फलक के हाथ अपने हाथों में लिए और एकलव्य ने बड़ी ही नरमी से पूछा, क्या हुआ फलक, तुम रो क्यों रही हो? उसकी ये बात सुनकर फलक फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, मैं हार गई एकलव्य, मैं हार गई। मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया, शहर के सबसे बड़े जासूस लगा दिए, लेकिन सुभाष चौहान ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। उस एक्सीडेंट का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। दिन बीतते जा रहे हैं। अगर अगर 10वें दिन हमें कुछ नहीं मिला तो क्या तुम सच में उस रघुनाथ के पास चले जाओगे? मैं तुम्हें नहीं खो सकती एकलव्य, प्लीज हम पुलिस को सब सच बता देते हैं। तभी एकलव्य ने बहुत ही शांति से फलक के आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी, खौफनाक और ठंडी मुस्कान थी, जो किसी मंझे हुए शतरंज के खिलाड़ी के चेहरे पर होती है जब अपनी आखिरी चाल चलने वाला होता है। एकलव्य ने मुस्कुराकर कहा, शांत हो जाओ फलक, कौन कह रहा है कि हम हार गए? अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को सिर्फ टेढ़ा नहीं किया जाता, बल्कि पूरा डिब्बा ही आग में झोंक दिया जाता है। उसकी ये बात सुनकर फलक ने हैरानी से अपने आंसू पोंछे और एकलव्य की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी एकलव्य उठकर खड़ा हुआ, स्टडी रूम में लगे उस बड़े से बोर्ड के पास गया जहां सुभाष चौहान की तस्वीरें और एक्सीडेंट की डिटेल्स लिखी हुई थी। उसने एक लाल रंग का मार्कर उठाया और एक्सीडेंट वाली तस्वीर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दिया। एकलव्य ने एक मास्टरमाइंड की तरह समझा कर कहा, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो फलक। तुम हत्या के उस हथियार को ढूंढने की कोशिश कर रही हो जिसे कातिल ने महीनों पहले समुद्र की गहराई में फेंक दिया है। सुभाष चौहान ने पुलिस, सीसीटीवी और गवाह सबको मैनेज कर लिया। हम अदालत में उस एक्सीडेंट को कभी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सीधा सबूत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर आगे से फलक ने हताश होकर कहा, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसे कैसे फंसाएंगे? एकलव्य की आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जो पूरे चौहान एम्पायर को राख कर सकती थी। उसने मार्कर को बोर्ड पर जोर से मारकर कहा, हम उस एक्सीडेंट के सबूत ढूंढना बंद कर देंगे
हम सुभाष चौहान को एक्सीडेंट के केस में नहीं, बल्कि उसे उस चीज में फंसाएंगे जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, उसका पैसा, उसकी कंपनी। फलक का दिमाग अब एक नई दिशा को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। एकलव्य वापस फलक के पास आया, बहुत तेज आवाज में बोला, फलक, सुभाष चौहान ने एकता को अपनी पत्नी क्यों बनाया? क्योंकि वो उसकी वासना और उसकी राज की हिस्सेदार थी। और एकता ने सुभाष चौहान से शादी क्यों की? क्योंकि उसे चौहान इंडस्ट्री का पैसा और रुतबा चाहिए। ये दोनों प्यार के धागे से नहीं, बल्कि लालच और खौफ की जंजीर से बंधे हैं। एकलव्य ने गहरी सांस ली और अपने सबसे खौफनाक रणनीति का खुलासा करके कहा, फलक, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहता इंडस्ट्री की पूरी ताकत लगा दो और चौहान इंडस्ट्री को बाजार में दिवालिया बना दो। मैं चाहता हूं कि तुम सुभाष चौहान के सारे सीक्रेट अकाउंट, उसके हवाला के पैसे और उसकी टैक्स चोरी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दो। उसकी ये बात सुनकर फलक की आंखें फैल गई। उसने हैरान होकर कहा, टैक्स चोरी? तभी एकलव्य ने दृढ़ता से कहा, हाँ, जब सुभाष चौहान की कंपनी बर्बाद होने लगेगी, जब इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे उसके घर पर पड़ेंगे, जब वो रातों रात सड़क पर आ जाएगा और उसे सड़ सड़ कर जेल जाने की खौफ सताने लगेगा, तब उसका वो अहंकार टूट जाएगा। और जब पैसा खत्म होगा तो एकता का लालच भी टूट जाएगा। एकलव्य की आवाज में अब साइकोलॉजिकल वार की गूंज थी। उसने आगे कहा, जब एक डूबते जहाज में दो सवारथी लोग होते हैं तो वह एक दूसरे की जान बचाने के बजाय खुद को बचाने के लिए एक दूसरे को पानी में धक्का देते हैं। जब सुभाष चौहान टैक्स चोरी और दिवालियापन के केस में फंसेगा, पुलिस उसे रिमांड पर लेगी तो वो टूटेगा। वहीं एकता उससे भागने की कोशिश करेगी। उन दोनों के बीच खौफ और धोखे की ऐसी जंग छिड़ेगी कि वो खुद ही एक दूसरे के सारे राज उगलना शुरू कर देंगे। हमें एक्सीडेंट का सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी फलक। सुभाष चौहान और एकता खुद अपनी जान बचाने के चक्कर में चीख चीख कर दुनिया को बताएंगे कि उस रात गाड़ी किसने चलाई थी। ये सुनकर फलक के रोंगटे खड़े हो गए। एकलव्य का यह प्लान किसी जीनियस से कम नहीं था। वो लोग एक्सीडेंट के केस में सुभाष को नहीं फंसा पा रहे थे, इसलिए एकलव्य ने तय किया कि सुभाष के पूरे साम्राज्य की जड़ें काट देगा। जब इंसान का पैसा और ताकत छिन जाती है तो उसके सारे राज अपने आप नंगे होकर बाजार में आ जाते हैं। फलक के चेहरे पर अब उदासी की जगह एक बड़ा खौफनाक और शातिर मुस्कान आ गई। उसने अपने पति के इस तेज दिमाग पर अथाह गर्व हो रहा था। फलक ने खुशी से उछलकर एकलव्य को गले लगा लिया और बोली, ओ माय गॉड एकलव्य, यू आर जीनियस। ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है। हम उसकी दौलत को हथियार बनाकर उसी के गले में फंसा देंगे। तभी आगे से एकलव्य ने फलक की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? क्या मेहता इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है कि वो कुछ ही दिनों में चौहान इंडस्ट्री को बाजार में उखाड़ फेंके और उसके काले चिट्ठे बाहर निकाल लाए? उसकी यह बात सुनकर फलक ने अपनी उंगली चटकाकर बहुत ही खतरनाक और घमंडी मुस्कान के साथ कहा, एकलव्य, तुमने अभी तक मेहता परिवार की असली ताकत देखी कहाँ है? दादू मुझे ऐसे ही इंडिया का पूरा बिजनेस सौंप कर नहीं गए। चौहान इंडस्ट्री हमारे सामने सिर्फ एक कीड़ा है। तुमने मुझे जो टारगेट दिया है, अब तुम बस तमाशा देखो। मैं अगले 3 दिन में सुभाष चौहान को कैसे भीख मांगने पर मजबूर करती हूँ। फलक तुरंत अपने फोन की तरफ पलटी। रात के 3:30 बज रहे थे, लेकिन उसने अपने सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स, डायरेक्टर्स, लीगल टीम और मेहता ग्रुप के टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट को इमरजेंसी कॉल करके कहा, मुझे सुबह 6 बजे हर कोई ऑफिस में चाहिए। कल सुबह से ही शेयर बाजार में चौहान इंडस्ट्री के सारे शेयर्स को डंप करना शुरू करो। हमारी जितनी शेल कंपनीज है उनके जरिए चौहान के सारे टेंडर्स और सप्लायर्स को डबल पैसे देकर अपनी तरफ खींच लो। चौहान का कच्चा माल रुक जाना चाहिए। और सुनिए, फलक फोन पर दहाड़ रही थी। उसकी आवाज में जहर था। उसने दहाड़ कर कहा, चौहान का जो चीफ अकाउंटेंट है उसे उठवा लो। उसे मुंह मांगी रकम दो, डराओ धमकाओ, कुछ भी करो। चौहान की उन सारी फाइलों का मुझे एक्सेस चाहिए जिनमें उसने करोड़ों की टैक्स चोरी और ब्लैक मनी छुपाई है। कल शाम तक मुझे वो सारी फाइलें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टर के डेस्क पर चाहिए। ये ऑर्डर देने के बाद उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद फलक ने एकलव्य की तरफ देखकर कहा, खेल शुरू हो गया एकलव्य। अब सुभाष चौहान की उल्टी गिनती शुरू। एकलव्य ने गहरी सांस ली।
उसका आधा काम हो चुका था। अब उसे सिर्फ अपने डिजाइनिंग के लॉन्च पर फोकस करना था। दूसरी तरफ फलक को चौहान का साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह ढहाते हुए देखना था। अगली सुबह सूरज की किरणें सुभाष चौहान के लिए किसी भयंकर प्रलय की तरह उदित हुई। सुभाष चौहान अपनी आलीशान हवेली में आराम से सो रहा था। एकता दूसरे कमरे में उस छोटे बच्चे के साथ परेशान थी और मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। सुबह के ठीक 9 बजे जब शेयर बाजार खुला तो एक ऐसा भूचाल आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मेहता इंडस्ट्री के इशारे पर बाजार के बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेज ने चौहान इंडस्ट्री के शेयर्स को मिट्टी के भाव बेचना शुरू कर दिया। बाजार में यह अफवाह बड़ी तेजी से और प्लानिंग के साथ फैलाई गई कि चौहान इंडस्ट्री बहुत बड़े घाटे में है और कभी भी दिवालिया घोषित हो सकती है। पैनिक का माहौल बन गया। आम निवेशकों ने भी डर के मारे अपने शेयर्स धड़ाधड़ बेचने शुरू कर दिए। महज 2 घंटे के अंदर चौहान इंडस्ट्री के शेयर 40% तक गिर गया। कंपनी की करोड़ों की मार्केट वैल्यू हवा में उड़ गई। सुभाष का फोन पागलों की तरह बजने लगा। जब उसने फोन उठाया तो अपने मैनेजर की घबराई हुई आवाज सुनी तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। सुभाष ने चिल्लाकर बिस्तर से उठकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे शेयर क्रैश कैसे हो सकते हैं? तभी उधर से उसके मैनेजर ने कहा, सर बाजार में तबाही मच गई है। मेहता ग्रुप ने हमारे सारे सप्लायर्स को अपने पास खींच लिया है। हमारे पास काम करने के लिए कच्चा माल नहीं। बैंक वालों ने हमारा क्रेडिट लाइन फ्रीज कर दिया। हम बर्बाद हो रहे हैं सर। ये कहते हुए मैनेजर फोन पर रो रहा था। वहीं उसकी यह बात सुनकर सुभाष का गला सूख गया। उसने घबरा कर कहा, मेहता ग्रुप? फलक मेहता हमारे पीछे क्यों पड़ गई है? और उसे अचानक शोरूम की वो घटना याद आई जब दीक्षा शर्मा ने सरेआम उसकी बेइज्जती की थी। एकलव्य ने उसे वो 2 करोड़ का हार बेचा था। सुभाष को अब समझ में आ रहा था कि वो महज एक इत्तेफाक नहीं था। एकलव्य और मेहता परिवार ने मिलकर उसकी बर्बादी का चक्रव्यूह रच दिया था। सुभाष पागलों की तरह तैयार होकर अपनी ऑफिस की तरफ भागा, लेकिन ऑफिस पहुंचने से पहले ही उसे एक और बहुत बड़ा खौफनाक झटका लगा। जैसे ही सुभाष की गाड़ी उसके शानदार हेड ऑफिस के बाहर रुकी, उसने देखा कि वहां पुलिस की गाड़ियां और कुछ सफेद रंग की सरकारी गाड़ियां खड़ी थी। तभी सुभाष ने कांपकर अपने ड्राइवर से पूछा, ये गाड़ियां किसकी है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी उसकी बिल्डिंग के अंदर घुसे हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि इनकम टैक्स और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे। फलक की टीम ने रात भर से सुभाष के चीफ अकाउंटेंट को खरीदकर उसके टैक्स चोरी के सारे काले चिट्ठे इन डिपार्टमेंट्स तक पहुंचा दिए थे। सुभाष चौहान के पसीने छूट गए। वो अपनी ही कंपनी के अंदर छुपते छुपाते जाने लगा, लेकिन तभी एक सीनियर ऑफिसर ने उसे देख लिया। ऑफिसर ने एक बहुत ही कड़क आवाज में कहा, सुभाष चौहान, आप गिरफ्तार नहीं हैं, लेकिन आप कहीं भी जा भी नहीं सकते। आपकी कंपनी और आपके घर पर टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों रुपए के फ्रॉड का राज छुपा पड़ा है। उसके ये बात सुनकर आगे से सुभाष ने हकलाकर चिल्लाकर पूछा, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तभी ऑफिसर ने एक फाइल सुभाष के मुंह पर मारकर कहा, वो सब डॉक्यूमेंट्स हमें आपके सीक्रेट लॉकर से मिल चुके हैं मिस्टर चौहान। आपने पिछले 5 सालों में सरकार को करोड़ों का चूना लगाया और हमें यह भी खबर मिली है कि आप अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित करके देश छोड़कर भागने की फिराक में थे। आपके सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं। सुभाष वहीं जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। उसको हजारों करोड़ का साम्राज्य और उसे अपनी पूरी जिंदगी में धोखे और लालच से जो खड़ा किया था, वो महज 26 घंटों के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, न पैसा, न कंपनी, न इज्जत। अब उसे अपनी आंखों के सामने जेल की वो काली सलाखें नजर आने लगी। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बेल मिलना लगभग नामुमकिन था। अगर वो साबित हो गया तो उसे कम से कम 10 साल की सजा होनी तय थी। सुभाष का अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह खूंखार भेड़िए से भी एक डरे हुए, कांपते हुए चूहे में बदल चुका था। इसी बीच छापे की खबर आग की तरह न्यूज चैनल्स पर फैल गई। शहर के जाने माने बिजनेसमैन सुभाष चौहान के घर, ऑफिस पर इनकम टैक्स पर छापा, करोड़ों की हेरा फेरी का पर्दाफाश, चौहान इंडस्ट्री दिवालिया होने की कगार पर।
हवेली में टीवी स्क्रीन के सामने बैठी एकता के हाथ से चाय का कप छूट कर गिर गया। उसकी आंखें खौफ से फटी रह गई। उसने हैरान होकर मन ही मन सोचा, सुभाष चौहान बर्बाद हो गया। एकता का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे अपनी जिंदगी, अपना प्यार, अपना जमीर, सब कुछ सुभाष चौहान की दौलत के लिए बेच दिया था। उसने 23 साल की उम्र में एक बच्चे की दादी बनना तक स्वीकार कर लिया था, सिर्फ उस उम्मीद में कि इस अरबों की हवेली और दौलत की मालकिन बनेगी। और आज वो दौलत धूल में मिल चुकी थी। एकता पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुभाष जेल चला जाएगा और यह हवेली, बैंक वाले इस हवेली को कुर्क कर लेंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा और फिर मैं सड़क पर आ जाऊंगी। तभी हवेली का दरवाजा जोर से खुला। सुभाष चौहान बदहास हालत में घुसा। उसके बाल बिखरे थे, उसकी आंखें लाल थी और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो पुलिस और मीडिया से किसी तरह छुपकर अपनी तिजोरी से कुछ कैश और पासपोर्ट निकालने आया था ताकि वो देश से भाग सके। तभी एकता ने दौड़कर उसके पास आकर कहा, सुभाष, सुभाष, ये टीवी पर क्या आ रहा है? हमारी कंपनी, तुम्हारे पैसे। आगे से सुभाष ने पागलों की तरह तिजोरी खोलकर कहा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वो फलक मेहता, उस चुड़ैल ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने मेरे सारे अकाउंट सील करवा दिए। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे भागना होगा वरना मैं सड़ कर जेल में मर जाऊंगा। उसके ये बात सुनकर एकता के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने हैरान होकर कहा, तुम भाग जाओगी? और मेरा क्या? मैं कहां जाऊंगी? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तभी सुभाष ने पलटकर एकता को एक जहरीली और नफरत सी नजर देखा। सुभाष ने एकता को जोर से धक्का देकर कहा, पत्नी, तू सिर्फ एक लालची औरत है। तूने मुझे उस एकलव्य से पंगा लेने पर मजबूर किया था ना। उस भिखारी ने फलक मेहता को मेरे खिलाफ भड़काया है। यह सब तेरी वजह से हुआ है और मैं तुझे अपने साथ ले जाकर क्या करूंगा? तू यहीं पर सड़। पुलिस तुझे भी अरेस्ट करेगी क्योंकि तू मेरी कंपनी में हिस्सेदार है। वहीं धक्का लगने की वजह से एकता जमीन पर गिर पड़ी। उसका सारा लालच, सारा घमंड आज चकनाचूर हो गया था। जिस इंसान के लिए उसने एक बेगुनाह का खून छुपाया और आज वही इंसान उसे मरने के लिए छोड़कर भाग रहा था। एकलव्य का लगाया हुआ साइकोलॉजिकल दाव अब पूरी तरह से काम कर रहा था। जैसे ही पैसे का लालच खत्म हुआ, सुभाष और एकता के बीच की वो कमजोर कड़ी टूट गई। अब वो सिर्फ दोनों अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। एकता जमीन पर पड़ी सुबक रही थी। उसके दिमाग में एकलव्य के शब्द गूंज रहे थे कि वो कभी रघुनाथ को एक्सीडेंट की सच्चाई बता सकता है। अगर सुभाष भाग गया और एक्सीडेंट की बात खुल गई तो एकता भी सुभाष की साजिश में बराबर की हिस्सेदार थी और उसे भी जेल जाना पड़ेगा। एकता ने खौफजदा आवाज में कहा, सुभाष, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर तुम भागे तो मैं पुलिस को वो बात बता दूंगी। उसकी ये बात सुनकर सुभाष, जो सूटकेस में पैसे भर रहा था, वो एकदम से रुका। उसने मुड़कर एकता की तरफ देखकर पूछा, कौन सी बात? तभी एकता खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक ब्लैकमेलर वाली चमक थी। उसने सुभाष की आंखों में देखकर कहा, वो कार एक्सीडेंट, अगर तुमने मुझे अपने साथ विदेश नहीं लेकर जाया गया और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर सब सच उगल दूंगी। मैं बता दूंगी कि उस रात वो राहुल एकलव्य की गाड़ी से नहीं, तुम्हारी गाड़ी से मरा था। तुम शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और तुमने मुझे पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवाया था। उसकी ये धमकी सुनकर सुभाष का खून एकदम खोल गया। वो औरत जो उसकी दौलत के तलवे चाटती थी, आज उसी को ब्लैकमेल कर रही है। सुभाष ने एकता का गला पकड़ लिया और उसे दीवार के साथ सटाकर चिल्लाकर कहा, तू मुझे धमकी दे रही है, दो कौड़ी की औरत? तेरी जुबान मैं यहीं खींच लूंगा। अगर तूने किसी ने कुछ एक्सीडेंट की बात कही तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं एकता पागलों की तरह चीख रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, मार दो मुझे, वैसे भी मैं बर्बाद हो चुकी हूं, लेकिन अगर मैं डूबी तो मैं तुम्हें साथ लेकर डूबूंगी। सुभाष। हवेली के उस बड़े से हॉल में वो दोनों लालची और स्वार्थी इंसान अब एक दूसरे की जान के प्यासे हो चुके थे। वे चीख चीख कर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। उस रात के एक्सीडेंट का सारा सच उनके
मुंह से ऐसे बह रहा था जैसे कोई बांध टूट गया हो। लेकिन सुभाष और एकता को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस खौफनाक और राज उगलती लड़ाई को कोई बहुत ध्यान से सुन रहा था और देख भी रहा था। हवेली की एक बड़ी सी खिड़की के बाहर अंधेरे में तारा और मेहता ग्रुप्स के दो सबसे बेहतरीन रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट खड़े थे। उनके हाथों में हाई फ्रीक्वेंसी लेजर माइक्रोफोन्स थे जो बंद कांच के पार से भी हवेली के अंदर की हर आवाज को बिल्कुल साफ रिकॉर्ड कर रहे थे। फलक और एकलव्य ने ये चाल पहले ही चल दी थी। उन्हें पता था कि जब पैसा खत्म होगा तो सुभाष और एकता लड़ेंगे और जब वो लड़ेंगे तो वो सच बोलेंगे। फलक ने पहले ही अपने आदमियों को सुभाष की हवेली के चारों तरफ लगा दिया था। तारा के हेडफोन्स में एकता की वो चीख बिल्कुल साफ रिकॉर्ड हो गई थी। मैं बता दूंगी कि उस रात राहुल एकलव्य की गाड़ी से नहीं, तुम्हारी गाड़ी से मरा था। तारा के चेहरे पर एक बहुत ही विजयी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपना वायरलेस ऑन किया और दूसरी तरफ कॉल लगाकर कहा, मैम मिशन पूरा हुआ। हमारे पास दोनों की पूरी कॉन्फिडेंस रिकॉर्ड हो चुकी है। एकलव्य सर का प्लान 100% कामयाब रहा। उसकी यह बात सुनकर सारी थकान उसकी मिट गई। मेहता मेंशन के वार रूम में बैठी फलक के चेहरे पर मुस्कान फैल गई थी और उसके सारे डर खत्म हो गई। एकलव्य उसके बगल में खड़ा था। 10 दिन की जो मोहलत रघुनाथ ने दी थी, एकलव्य ने महज चौथे दिन ही वो काम पूरा कर दिया। उसने बिना कोई पुलिस की फाइल खंगाले, बिना कोई गवाह ढूंढे असली कातिलों से उनका जुर्म उगलवा लिया था। हवेली के बाहर खड़ी तारा और उसके रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट ने जब वो खौफनाक और सच्चाई से भरा ऑडियो फलक और एकलव्य को सुनाया तो मेहता मैंशन के वार रूम में एक अजीब सी शांति छा गई थी। उस ऑडियो क्लिप में सुभाष चौहान और एकता चीख चीख कर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। उस रात के कार एक्सीडेंट का पूरा सच उनके मुंह से ऐसे बह निकला था जैसे कोई टूटता हुआ बांध। फलक ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे दिन 10 के वादे का आज चौथा दिन है एकलव्य। तुमने बिना किसी हथियार के महज उनकी दौलत और उनके लालच को मोहरा बनाकर उन्हें बर्बाद कर दिया। उसकी आंखों में एकलव्य के लिए एक अथाह गर्व था। एकलव्य ने उस पेन ड्राइव को अपने हाथ में पकड़कर उसे वो रिकॉर्डिंग ली। एकलव्य ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है फलक। अभी सच्चाई को पुलिस कमिश्नर के टेबल पर होना चाहिए और रघुनाथ जी को उनका इंसाफ मिलना चाहिए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण दिल्ली के आसमान पर चमकी तो पुलिस हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच गया। फलक मेहता खुद अपनी लीगल टीम और एकलव्य के साथ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बैठी थी। उन्होंने वो ऑडियो क्लिप कमिश्नर को सुनाई। कमिश्नर जो पहले सुभाष चौहान के पैसों के दबाव में था, अब मेहता इंडस्ट्री की ताकत और इस पुख्ता सबूत के आगे बेबस था। ऊपर से इनकम टैक्स और ईडी का छापा। मेहता इंडस्ट्री के ऊपर पहले ही उन्होंने छुड़वा दिया था। उसका सारा रसूख भी खत्म हो गया था। फलक ने कड़क आवाज में कहा, कमिश्नर साहब, ये ऑडियो चीख चीख कर बता रहा है कि राहुल का कातिल सुभाष चौहान है और एकता उसकी साजिश में बराबर की हिस्सेदार। मुझे इन दोनों की गिरफ्तारी अभी इसी वक्त चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही कमिश्नर ने तुरंत अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। इसी समय उधर सुभाष चौहान की हवेली में मातम का माहौल था। सुभाष और एकता रात भर की लड़ाई के बाद बड़े थके और खौफजदा थे। सुभाष अपना पासपोर्ट और बचा कुचा कैश लेकर पिछले दरवाजे से भागने की फिराक में था। तभी हवेली के बाहर एक दर्जन से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी। सायरन की तेज आवाज ने पूरे इलाके को दहला दिया। पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही पुलिस हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, सुभाष चौहान के हाथों से पैसों का बैग छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी बंदूक तान कर कहा, सुभाष चौहान, यू आर अंडर अरेस्ट। हत्या सबूत मिटाने और गवाहों को डराने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। आगे से यह बात सुनते ही सुभाष ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं बेकसूर हूं, ये सब एक साजिश है। सुभाष पागलों की तरह चीखने लगा। वहीं एकता जो कोने में दुबक कर बैठी थी, पुलिस को देखकर बुरी तरह कांपने लगी।
उसने कांपते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ इसकी पत्नी हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उसकी यह बात सुनकर आगे से इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकाल कर कहा, तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है एकता। तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं कि तुमने एक बेगुनाह को फंसाया और असली कातिल को बचाया है। पुलिस ने उन दोनों को हथकड़ियां पहना दी। जब सुभाष और एकता को घसीट कर हवेली से बाहर ला गया तो बाहर का नजारा देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बाहर मेहता परिवार की गाड़ी खड़ी थी। एकलव्य और फलक कार से बाहर खड़े थे और उनके ठीक बगल में रघुनाथ खड़ा था। रघुनाथ की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उसने जब असली कातिलों को हथकड़ियों में देखा तो वो दौड़कर एकलव्य के पैरों में गिर गया। उसने सिसक कर कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने उस चुड़ैल की बातों में आकर तू जैसे फरिश्ते पर हाथ उठाया। तूने अपना वादा पूरा कर दिया, मेरे बेटे को इंसाफ मिल गया। रघुनाथ जी फूट फूट कर रो रहे थे। आगे से एकलव्य ने तुरंत रघुनाथ को उठाया और गले लगाकर कहा, पिता के आंसू कभी गलत नहीं होते रघुनाथ जी, बस कभी कभी देखने का नजरिया धुंधला हो जाता है। अब आपका राहुल चैन की नींद सो सकेगा। सुभाष और एकता को पुलिस की वैन में धकेल दिया गया। उनका सारा घमंड, सारी दौलत, सारा रुतबा आज मिट्टी में मिल चुका था। अगले कुछ हफ्ते सुभाष चौहान और एकता के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। सुभाष पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, हत्या का केस एक साथ चल रहा था। उसका सारा साम्राज्य जब्त कर लिया गया था। अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई। एकलव्य और फलक ने देश के सबसे बड़े वकीलों को खड़ा कर दिया। एकता जानती थी वो बुरी तरह से फंस चुकी है। सुभाष के पास अब कोई पैसा नहीं था जो उसे बचा सके। उसे समझ आ गया कि अगर वो सुभाष के साथ रही तो उसे भी हत्या की साजिश में कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी। एकता का स्वार्थी और लालची दिमाग एक बार फिर से आखिरी दांव खेलने के लिए तैयार हो गया। उसने जेल से ही अपने वकील के जरिए पुलिस और जज को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया। अदालत के फैसले वाले दिन एकता कटहरे में खड़ी रो रही थी। उसने जज के सामने हाथ जोड़कर कहा, माय लॉर्ड, मैं मानती हूं कि मैंने गलती की, लेकिन मैंने ये सब सुभाष चौहान के दबाव में आकर, डर में आकर किया था। वो मुझे जान से मारने की धमकियां देता था। वो मैं इस केस में पूरी सच्चाई, इसके सारे कारनामे, इसके सारे छुपे हुए अकाउंट्स की जानकारी अदालत को देने के लिए तैयार हूं, अगर अदालत मुझे माफ कर दे तो। एकता ने खुद को बचाने के लिए सुभाष चौहान की पीठ में आखिरी खंजर घोंप दिया और सरकारी गवाह बन गई। उसकी यह गवाही सुनकर आगे से सुभाष चौहान ने कटघरे में ही चीख कर कहा, ये औरत झूठ बोल रही है, ये एक डायन है, इसी ने मुझे उकसाया था। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। एकता के सरकारी गवाह बनने और सारे पक्के सबूत देने की वजह से अदालत ने सुभाष चौहान को हत्या, धोखाधड़ी और देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में उम्र कैद और सारी संपत्ति जब्त करने की सजा सुनाई। सुभाष चौहान वहीं अदालत के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका पतन मुकम्मल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ एकता के सरकारी गवाह बनने और केस को सुलझाने में मदद करने के कारण जज ने उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाई। जज ने अपना फैसला सुनाकर हथौड़ा बजाकर कहा, चूंकि मुजरिम एकता ने सच कबूल किया और मुख्य आरोपी को सजा दिलाने में न्यायपालिका की मदद की, इसलिए अदालत इसे हत्या के आरोप से सीधा बरी करती है। लेकिन पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में इसे 1 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। 1 महीने की सजा। एकता ने मन ही मन बड़ी राहत की सांस ली। वो बच गई थी। अदालत के बाहर फलक बड़े गुस्से में थी। उसने गुस्से में कहा, उस औरत को सिर्फ 1 महीने की सजा, ये इंसाफ नहीं एकलव्य। मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगी। लेकिन एकलव्य बिल्कुल शांत था। उसने फलक का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, फलक, कभी कभी आजादी जेल से बड़ी हो जाती है। 1 महीने बाद जब एकता बाहर आएगी तो उसके पास क्या होगा? कोई घर नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई रुतबा नहीं। सुभाष का परिवार उसे धक्के मारकर निकाल देगा। शहर में कोई उसे नौकरी नहीं देगा क्योंकि उसका नाम मर्डर केस से जुड़ गया है। वो सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो जाएगी। हमारी जंग सुभाष के खिलाफ थी जो खत्म हो गई। एकता हमारे लिए अब कोई मायने नहीं रखती। उसे उसकी सजा का उसका अपना लालच देगा। फलक ने एकलव्य की आंखों में गहराई और समझदारी देखी तो उसका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने हमेशा के लिए अपने अतीत के इस काले अध्याय को बंद कर दिया और अपनी नई जिंदगी की तरफ मुड़ गए।
सुभाष चौहान के जेल जाने के बाद दिल्ली की कारपोरेट और फैशन दुनिया में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रॉयल ओरा, और उसका रहस्यमयी चीफ डिजाइनर। दीक्षा ने एकलव्य के डिजाइनों को बाजार में उतारने के लिए एक ऐसा ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसकी चकाचौंध ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दिल्ली के सबसे बड़े और आलीशान कन्वेंशन सेंटर को किसी राजमहल की तरह सजाया गया था। रेड कारपेट, विदेशी फूलों की सजावट और दुनिया भर के नामचीन डिजाइनर्स, बॉलीवुड स्टार्स और देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों को इस इवेंट में न्योता दिया गया। ये कोई आम ज्वेलरी लॉन्च नहीं था। इस कलेक्शन का नाम था द इंटरनल ट्रूथ। इनाम खुद एकलव्य ने रखा था, क्योंकि उसने डिजाइन तब बनाई जब वो अपनी जिंदगी के सबसे कड़वे सच का सामना कर रहा था। हर एक हार, हर एक अंगूठी में एक ऐसी कहानी थी जो दर्द से शुरू होकर प्यार और आज़ादी पर खत्म होती थी। इवेंट की रात कन्वेंशन सेंटर कैमरों की फ्लैशलाइट से नहाया हुआ था। फलक ने आज बड़ी खूबसूरत काले रंग का डिजाइनर गाउन पहना था, जिसमें वो किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस जैसी लग रही थी। लेकिन आज रात की असली लाइमलाइट वो नहीं, बल्कि उसका पति एकलव्य था। एकलव्य ने आज एक बहुत ही क्लासी नीले रंग का टक्सीडो पहना था। वो थोड़ा नर्वस भी था। उसने कभी इतने कैमरे, इतने बड़े लोग और इतनी चकाचौंध एक साथ नहीं देखी थी। तभी फलक ने उसका हाथ कसकर पकड़कर कहा, एकलव्य रिलैक्स, आज की रात तुम्हारी है और आज पूरी दुनिया तुम्हारे उस हुनर को देखेगी जिसे तुमने सालों तक अनाथालय और जेल की दीवारों में छुपा कर रखा था। आज तुम सिर्फ फलक मेहता के पति नहीं होगे, आज तुम एकलव्य हो, देश के सबसे बेहतरीन ज्वेलरी डिजाइनर। वहीं दीक्षा स्टेज पर आई और उसने माइक को संभाल कर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल और हमेशा के लिए अपना नया काम करने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम जो कलेक्शन पेश करने जा रहे हैं वो सिर्फ गहने नहीं हैं, वो भावनाएं हैं जिन्हें सोने और हीरो में तराशा गया। मैं आप सामने पेश करती हूँ हमारे चीफ डिजाइनर मिस्टर एकलव्य। और इसी के साथ पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। उसके बाद म्यूजिक बजा और रैंप पर टॉप मॉडल्स उन गहनों को पहनकर चलने लगी, जैसे उन गहनों की झलक बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई। हॉल में बैठे बड़े बड़े बिजनेसमैन और ज्वेलरी एक्सपर्ट हैरान रह गए। डिजाइनों में जो बारीकी थी, जो रॉयल्टी थी, वो दुनिया के किसी भी बड़े ब्रांड्स को मात दे सकती थी। हर कोई उन गहनों को खरीदने के लिए बेताब हो गया था। इस ग्रैंड इवेंट में जहां देश के सबसे बड़े रईस मौजूद थे, वहां एक ऐसा परिवार भी आया था जिसका रुतबा मेहता परिवार के बराबर, बल्कि शायद उससे थोड़ा ज्यादा था। वो थे सिंह परिवार, देश के टॉप 4 सबसे अमीर और पावरफुल परिवारों में से एक। सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उनके जहाजों से लेकर रियल एस्टेट तक का कारोबार था। हाल में बिल्कुल वीआईपी सेक्शन में सबसे आगे की टेबल पर राजवर्धन सिंह और उनकी पत्नी नंदनी बैठे हुए थे। राजवर्धन सिंह एक बड़ी ही प्रभावशाली, कड़क और राजपुताना रोब वाले 60 वर्षीय व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो किसी भी इंसान को डरा सकती थी। वहीं उनकी पत्नी नंदनी एक बड़ी खूबसूरत, शालीन और अपनी आंखों में एक बहुत ही गहरा दुख समेटे हुए महिला थी। उनके साथ उनका 25 साल का बेटा आर्यन सिंह भी बैठा था, जो अपनी मां का बड़ा ध्यान रख रहा था। लेकिन आर्यन उनका सगा बेटा नहीं था। सिंह परिवार का अतीत एक बड़े ही खौफनाक और दर्दनाक पन्ने से जुड़ा हुआ था। 25 साल पहले जब राजवर्धन और नंदनी का अपना सगा बेटा सिर्फ 1 साल का था, तो एक बहुत बड़े पारिवारिक दुश्मन ने उनका अपहरण कर लिया था। राजवर्धन सिंह ने अपनी सारी दौलत, पुलिस, सेना, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड तक की खाक छान मारी थी, लेकिन उनका वो 1 साल का बच्चा कभी नहीं मिला। सालों तक उस बच्चे की कोई खबर नहीं आई। नंदनी ने अपने बच्चे के गम में पागलों जैसी हो गई और रातों रात उठकर सोती, रोती। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अगर नंदनी को कोई सहारा नहीं मिला तो वो डिप्रेशन में मर जाएगी। अपनी पत्नी की जान बचाने और सिंह परिवार को एक वारिस देने के लिए राजवर्धन सिंह ने अपने एक बहुत ही करीबी और वफादार दोस्त के अनाथ बेटे आर्यन को गोद ले लिया था। आर्यन बहुत ही आज्ञाकारी और होनहार लड़का था। उसने नंदनी को एक माँ का प्यार दिया और सिंह साम्राज्य को अच्छे से संभाला। लेकिन नंदनी के दिल में एक कोने में
गहरे। आज भी वो 1 साल का मासूम बच्चा धड़कता था जिसे उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया था। वो आज भी हर मंदिर, हर दरगाह पर सिर्फ एक ही मन्नत मांगती कि मरने से पहले एक बार अपने उस कलेजे के टुकड़े का चेहरा देख ले। रैंप वॉक खत्म होने के बाद मेहमानों को वो गहने करीब से देखने और खरीदने के लिए गैलरी में लेकर जाया गया। नंदिनी सिंह, जिन्हें गहनों का बड़ा शौक था, वो कला की बड़ी पारखी थी और धीरे धीरे कांच के काउंटर्स के पास से गुजर रही थी। जब उनकी नज़र द इंटरनल ट्रूथ कलेक्शन के उन गहनों पर पड़ी तो उनके कदम अचानक रुक गए। वो एक बहुत नाजुक, खूबसूरत प्लेटिनम और नीलम का हार था। उस हार का घुमाव, उसका डिजाइन और उसमें छुपी एक अजीब सी उदासी ने नंदिनी के दिल पर सीधा वार किया। नंदिनी ने उस हार को बड़े ही गौर से देखा। उनकी उंगलियां अनजाने में उस कांच को सहलाने लगी। नंदिनी ने एक अजीब सी बेचैनी के साथ पास खड़े मैनेजर से पूछा, ये डिजाइन किसने बनाया है? इसमें एक बहुत ही गहरा दर्द है, जैसे किसी ने अपने अकेलेपन को इन हीरो में पिरो दिया हो। आगे से मैनेजर ने इज्जत के साथ सिर झुकाकर कहा, मैम, ये हमारे चीफ डिजाइनर मिस्टर एकलव्य का काम है, ये उनका मास्टरपीस है। नंदिनी का दिल किसी अजनबी, अनजानी वजह से बड़ा जोर से धड़कड़ा। उन्होंने ऐसा लगा कि वो डिजाइन उन्हें कुछ कह रहा हो, जैसे उस कलाकारी के पीछे कोई ऐसी रूह हो जो उसकी अपनी हो। ये एक माँ का वो सिक्स्थ सेंस था जो विज्ञान और तर्क से बड़ा ऊपर था। नंदिनी ने बिना पलक झपकाए अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे ये पूरा कलेक्शन चाहिए, एक या दो हार नहीं, मिस्टर एकलव्य के डिजाइन किए हुए सारे सारे एडिशंस, कीमत जो भी हो, मुझे ये सब चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मैनेजर की आंखें फट गई। ये करोड़ों रुपए का कलेक्शन था। उसने हकला कर कहा, जी जी मैम, मैं अभी आपके लिए बिलिंग अरेंज करता हूँ। तभी नंदिनी ने अपने पति राजवर्धन की तरफ देखा। राजवर्धन ने मुस्कुराकर हामी भर दी। वो अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। तभी नंदिनी ने उस मैनेजर से कहा, मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जिसने गहने बनाए हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। मैनेजर तुरंत भागता हुआ एकलव्य और दीक्षा के पास गया। मैनेजर ने उन्हें हाफ कर कहा, सर, मैम, सिंह परिवार की मिसेज नंदिनी सिंह ने आपका पूरा कलेक्शन खरीद लिया। वो आपसे मिलना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर एकलव्य और फलक दोनों हैरान रह गए। सिंह परिवार, देश का सबसे बड़ा घराना, एकलव्य के काम की इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती थी। तभी दीक्षा ने एकलव्य का कंधा थपथपा कर कहा, जाओ एकलव्य, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पल है, उन्हें जाकर शुक्रिया कहो। उसकी ये बात सुनते ही एकलव्य ने अपनी टाई ठीक की। फलक ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे उस वीआईपी गैलरी की तरफ बढ़ने लगे जहां राजवर्धन सिंह और नंदिनी खड़े थे। गैलरी में बड़ी रोशनी थी। नंदिनी सिंह पीठ करके खड़ी थी और आयरन से कुछ बातें कर रही थी। तभी एकलव्य ने बड़ी ही विनम्रता से और शालीनता से कहा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम एकलव्य है। मुझे बताया गया है कि आपको मेरे डिजाइन्स। आगे से नंदिनी ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उनके शरीर में एक तेज बिजली दौड़ गई। वो आवाज, वो लहजा। नंदिनी ने धीरे धीरे पलट कर देखा। जैसे ही उनकी नजर एकलव्य के चेहरे पर पड़ी, समय जैसे रुक सा गया। गैलरी का सारा शोर, वो संगीत, वो लोगों की भीड़, सब कुछ एक पल में शून्य हो गया। नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सांसें गले में अटक गई। उनके हाथों से उनका महंगा क्लच छूटकर नीचे गिर गया। राजवर्धन सिंह और आर्यन ने घबराकर नंदिनी की तरफ देखा। राजवर्धन ने आगे बढ़कर अपनी पत्नी को संभाल कर कहा, नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लेकिन नंदिनी कुछ नहीं सुन रही थी। उनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ एकलव्य के चेहरे पर टिकी थी। एकलव्य की वो तेज और गहरी आंखें, उसका चौड़ा माथा, उसकी खड़ी हुई नाक, उसके चेहरे का वो राजपुताना और तीखा झोलाएं। एकलव्य बिल्कुल हूबहू राजवर्धन सिंह का कार्बन कॉपी था। अगर कोई राजवर्धन सिंह के 25 साल पुराने जवानी की तस्वीर लाकर एकलव्य के बगल में खड़ी कर दे तो दोनों में फर्क करना नामुमकिन था।
वही कदकाठी, वही आवाज का भारीपन, वही आंखों का रूप। नंदनी का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। उनकी आंखों से आंसुओं का एक ऐसा सैलाब फूटा जिसे वो 25 सालों से अपने अंदर दबाई बैठी थी। एक माँ का दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कुदरत का कोई मजाक नहीं है। नंदनी ने कांपते हाथों से एकलव्य की तरफ इशारा करके कहा, राज, राज, देखो इसे, देखो इसकी आंखों को देखो राज। उनकी आवाज गले से नहीं निकल पा रही थी। राजवर्धन सिंह ने जब अपनी पत्नी के इशारे पर एकलव्य को बड़ी गौर से देखा तो सख्त और खूंखार बिजनेसमैन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजवर्धन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी इंसान में अपना अक्स इस तरह नहीं देखा। ये लड़का, ये अजनबी लड़का बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसा राजवर्धन 25 साल की उम्र में था। वहीं एकलव्य और फलक के इस पूरे नजारे को देखकर बुरी तरह घबरा गए। एकलव्य ने घबरा कर पूछा, मैम, मैम क्या हुआ मैम? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसे लगा कि शायद उन बड़े लोगों को कोई बात बुरी लग गई। तभी आगे से नंदिनी ने उससे पूछा, तुम तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नंदिनी ने लड़खड़ा कर एकलव्य के बिल्कुल करीब आई। उनके हाथ हवा में कांप रहे थे। वो एकलव्य के चेहरे को छूना चाहती थी, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं ये सपना न टूट जाए। आगे से एकलव्य ने पीछे हटकर कहा, मेरा नाम एकलव्य है मैम। तभी नंदिनी ने भाव खोकर कहा, एकलव्य, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बेटा? नंदनी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उनके इस हालात को देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। एकलव्य के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। यह सवाल हमेशा उसके दिल को छलनी कर देता। एकलव्य ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, मैं मैं अनाथ हूं मैम। मैं बचपन से एक अनाथालय में पला बड़ा हूं। मेरे माता पिता कौन है ये मुझे पता नहीं है। अनाथ, ये शब्द सुनते ही नंदिनी के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उन्होंने अपने पति की तरफ देखकर कहा, राज, राज तुमने सुना ये अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है। ये कहते हुए नंदिनी ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और जमीन पर बैठने लगी। आर्यन और राजवर्धन ने उन्हें तुरंत संभाल लिया। वहीं फलक ने तुरंत आगे बढ़कर एकलव्य का हाथ थाम लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके तेज दिमाग ने इस परिस्थिति और राजवर्धन सिंह के चेहरे की उन समानताओं को बहुत ही बारीकी से नोट कर लिया था। फलक को याद आया कि उसने एकलव्य से वादा किया था कि वो उसके असली माता पिता को ढूंढ निकालेगी। क्या कुदरत ने उसका वादा इतना जल्दी पूरा कर दिया था? राजवर्धन सिंह खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहे थे। उनका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उन्होंने अपने आंसुओं को रोककर अपनी भारी आवाज में एकलव्य से कहा, बेटा एकलव्य, क्या हम क्या हम कुछ मिनट अकेले में बात कर सकते हैं प्लीज? राजवर्धन सिंह जैसे देश के सबसे शक्तिशाली इंसान के मुंह से प्लीज शब्द सुनकर वहां खड़ा हर इंसान सन रह गया। एकलव्य ने फलक की तरफ देखा और बड़े ही गंभीरता से अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी दीक्षा ने तुरंत उन चारों को एक प्राइवेट वीआईपी लाउंज में भेज दिया। बाहर सिक्योरिटी खड़ी कर दी ताकि कोई मीडिया या मेहमान अंदर ना आ सके। लाउंज के अंदर का माहौल किसी भयंकर तूफान के पहले की शांति जैसा था। नंदिनी सिंह सोफे पर बैठकर लगातार रो रही थी। राजवर्धन सिंह कमरे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी कश्मकश थी जो किसी भी इंसान को पागल कर सकती थी। एकलव्य और फलक एक साथ खड़े थे। आखिरकार राजवर्धन सिंह ने चुप्पी तोड़ी। राजवर्धन ने अपने कांपते हाथ से जोड़कर कहा, एकलव्य, मुझे पता है कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे होगे। तुम्हें लग रहा होगा कि हम पागल हो गए हैं, लेकिन आज से ठीक 25 साल पहले मेरा अपना सगा बेटा, मेरा 1 साल का खून मुझसे छीन लिया गया था। हमने उसे ढूंढने के लिए आसमान जमीन एक कर दिया था, लेकिन वो मिला नहीं। उनकी ये बात सुनकर एकलव्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कहानी उसे क्यों सुनाई जा रही है। राजवर्धन ने एकलव्य के बिल्कुल सामने आकर
उसकी आंखों में गहराई से देखकर कहा, आज जब मेरी पत्नी ने और मैंने तुम्हें देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारा वो खोया हुआ बच्चा वापस आ गया है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, सब कुछ मुझसे मिलता है एकलव्य, सब कुछ। ये सुनकर एकलव्य के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने मन ही मन में सोचा, क्या मैं इन अरबपतियों का खोया हुआ बेटा हूं? ये सोचते हुए एकलव्य का दिमाग चकराने लगा था। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया, लेकिन फलक ने उसे तुरंत संभाल लिया। तभी एकलव्य ने घबराकर हकलाकर कहा, नहीं, नहीं सर, यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। दुनिया में बहुत से लोगों की शक्लें मिलती हैं। मैं तो एक मामूली सा अनाथ हूँ। आप लोग देश के सबसे बड़े घराने से हैं और ये कैसे हो सकता है? उसकी यह बात सुनकर आगे से नंदिनी सिंह तुरंत अपनी जगह से उठी और एकलव्य के पास आकर उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया। नंदिनी सिंह फूट फूट कर रो रही थी। उसने रोकर कहा, एक माँ का दिल कभी इत्तेफाक नहीं मानता मेरे बच्चे। जब से मैंने तुम्हारे डिजाइनों को देखा, मेरे दिल में एक हलचल मच गई थी, और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी कोख गवाही दे रही है कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम मेरा वो खोया हुआ विक्रम हो। विक्रम, सिंह परिवार के उस खोए हुए वारिस का नाम विक्रम था। एकलव्य की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार किया था। उसने रात रात जाग जाग कर भगवान से सिर्फ एक दुआ मांगी थी कि उसे कभी तो उसके माँ बाप का चेहरा देखने को मिले, और आज जब वो उसके सामने खड़े हैं तो उसे यकीन नहीं हो रहा। एकलव्य ने धीरे से कहा, मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एकलव्य फूट फूट कर रोने लगा। तभी राजवर्धन सिंह ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने इस पूरे नाटक और भावनाओं के तूफान को एक वैज्ञानिक सत्य की कसौटी पर खड़ा कर दिया। राजवर्धन ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और एकलव्य के आंसू पोंछकर कहा, मैं जानता हूं बेटा कि बिना सबूत के इस बात पर यकीन करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, और इस दुनिया के लिए भी। हम कोई अंधा दांव नहीं खेलना चाहते, इसलिए मैं तुमसे एक बहुत ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं। ये कहते हुए राजवर्धन ने गहरी सांस ली और बोले, क्या तुम हमारे साथ चलकर एक डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो एकलव्य? डीएनए टेस्ट, ये शब्द कमरे में किसी बजली की तरह गूंज गया। विज्ञान का वह आखिरी और अटल सत्य जो इस 25 साल पुराने राज पर हमेशा के लिए पर्दा उठा सकता था। एकलव्य का फलक ने हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने एकलव्य से वादा किया था कि वो उसके परिवार को ढूंढेगी, और आज नियति ने खुद उस परिवार को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन एकलव्य के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या एकलव्य मानेगा अपना डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, या फिर मना कर देगा? जानेंगे कल वाले एपिसोड में। दोस्तों, आज हम इसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा एपिसोड हो जाता, तो इसलिए हम इसको कल खत्म करेंगे। तो आप लोग कहानी को सुनकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहें और जुड़े रहें सुकून एफएम चैनल के साथ।